नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सिंह दिशा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आज आप लोगों के बीच में राज्य व्यवस्था का अगला चैप्टर लेकर के उपस्थित हूं। आज जो चैप्टर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा वो बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है और ऐसा चैप्टर है जहां से अक्सर करके एग्जाम में क्वेश्चन आते ही हैं। चैप्टर का क्या नाम है? भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, यह चैप्टर का नाम है। और यह जो चैप्टर है राज्य व्यवस्था पॉलिटी से जुड़ा हुआ है। दोस्तों आप लोग, हमें पूरी उम्मीद है कि पूरे तन मन लगन से आप लोग इस समय पढ़ाई कर रहे होंगे, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाई इस समय कर रहे होंगे। यदि नहीं कर रहे हैं तो अभी भी समय है, लगे रहिए, क्योंकि सर्दी, गर्मी, वर्षा ये कालखंड है, ये ऋतुएं हैं, लगातार आपके ज़िंदगी में आते रहेंगे। चाहे समस्याएं हों, चाहे इस प्रकार के जो क्या कहते हैं मौसमी घटनाएं हों, इन सब चीज़ों को आप लोगों को फेस करना ही पड़ेगा। तो इनको बहाना बनाने से आपका काम नहीं चलने वाला है। इसके लिए मैं, यदि आप बहाना ना बनाएं ठीक है, मैं क्या लेकर के आया हूँ, आइए एक खूबसूरत 2 लाइनें मैं आपको सुनाता हूँ। ये मोटिवेशनल आज लाइनें मैं आपको लेकर आया हूँ हमेशा की तरह। लाइनें क्या हैं, ज़रा गौर से आप लोग पढ़िएगा और सुनिएगा भी। क्या है? परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, क्या है? परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। क्या है? परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। यदि दोस्तों आपके अंदर हुनर है तो करके दिखाइए, साबित करके दिखाइए। हु आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हैं और तुम कौन हो, उसको साबित करने का सिर्फ एकमात्र तरीका हो सकता हुआ है आपका हुनर। तो अपने हुनर को जीवित रखिए, उसे आप बनाए रखिए, लगातार अध्ययन करते रहिए, क्योंकि जब आप काबिल बन जाएंगे तो दुनिया में आप कहीं भी रहेंगे, आपकी कीमत, आपकी वैल्यू हर एक इंसान को महसूस होगी। यदि आप अपने वैल्यूज़ को खो देंगे, आप पढ़ाई लिखाई ज़िंदगी से दूर कर देंगे, तो मुझे नहीं लगता इतना आसान हो जाएगा। यदि आपने ठान रखा कि पढ़ लिख कर ही कुछ बनना है, पढ़ लिख कर के ही ज़िंदगी में कुछ करना है, तो इसके लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा, अध्ययन करना ही पड़ेगा। और सिर्फ पढ़ने से ही काम नहीं चलेगा, लगातार आपको अभ्यास करते रहना पड़ेगा। और यदि पढ़ाई आपको समझ में नहीं आ रही है, आपको पढ़ाई बोरिंग लग रही है, तो पढ़ाई बोरिंग नहीं है, पढ़ना ठीक है, आपका तरीका बोरिंग है, तो अपने तरीके को बदलिए, पढ़ाई को नहीं, अपने तरीके को बदलेंगे तो आपको यही पढ़ाई इतनी लुभाएगी कि ज़िंदगी आपको इतनी मज़ेदार लगने लगेगी कि एक दिन बाद खुद आप दूसरों से कहेंगे कि कुछ करना है ज़िंदगी में तो 2 अक्षर पढ़ लो, 2.5 अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन इतना ढंग का पढ़िए कि दूसरों के सामने जब आप अपनी जुबान खोलें, आप उसके सामने खड़े हों, तो उसको लगे कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके सामने खड़े होकर के हमें हौसला मिलता है, उसको अपने पास रख करके हमें हिम्मत मिलती है। तो ऐसे इंसान बनिए। आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इस पार्ट को जो नहीं सुनना चाहते थे, यदि जिन लोगों ने सुन लिया है, आगे इनको नहीं सुनना तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता इसको स्किप करके आपका मन लगेगा, तो इसको 1 बार नहीं 2 बार सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि जब तक मोटिवेशन और अनुशासन ज़िंदगी में भरेंगे नहीं आप, तब तक चीज़ें इतनी आसान आपको लगेंगी नहीं, आपको बहुत टफ लगेंगी। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये लाइनें लिखी रहने देते हैं, नोट कर लीजिएगा अपनी किताब पर, और अब कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए। अपने बिस्तर के अंदर यदि बैठे हैं तो कोशिश करिए आसपास यदि टेबल कुर्सी है तो वहाँ पर बैठ करके इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और नोट्स बनाएंगे तो और बेहतर हो जाएगा। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसको आइए एक एक करके पहले मैं आपको बिंदुवार बता देता हूँ। इस चैप्टर के तहत आप भारत राज्यों का संघ होगा, अनुच्छेद 1 के तहत पढ़ेंगे। इसके बारे में विस्तार से भी हम चर्चा करने वाले हैं। आज के सेगमेंट का ही ये टॉपिक है। दूसरा टॉपिक आज के सेगमेंट का है नए राज्यों का गठन को लेकर के जो अनुच्छेद 2 में व्यवस्था दी गई है, इसके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तीसरा अनुच्छेद है राज्यों का पुनर्गठन को लेकर के, अनुच्छेद 3 में जो व्यवस्था दी गई, इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। संसद को संशोधन करने की शक्ति, कानून बनाने की शक्ति या विधि बनाने की जो शक्ति दी गई है अनुच्छेद 4 में, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे।
ठीक, सॉरी दोस्तों, जो भाग 2 होगा इस वीडियो का, उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे पहले से ही बता देते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो बनाया गया था 1956 में फजल अली आयोग के सिफारिश पर, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ये दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। प्रमुख जो आयोग बनाए गए थे राज्यों के गठन को लेकर के, कि राज्यों का गठन किस आधार पर होना चाहिए, उसके लिए 3 प्रमुख आयोग हैं। एसके-धर आयोग जून में 1948 में गठित किया गया था। जेबीपी समिति जवाहरलाल वल्लभ भाई और पटाभी सीतारामैया की एक संयुक्त समिति थी, वो दिसंबर 1948 में गठित की गई। फिर फजल अली आयोग गठित की गई थी दिसंबर 1953 में। उसके बाद 1956, ठीक है, आपने देखा होगा कि क्या है, इसके बाद जब फजल अली आयोग आया था तो एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया था। तब 14 राज्य और 6 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। उसके बाद भारत संघ क्षेत्र में, ठीक है, आप देखते हैं 1956 के बाद अर्थात राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बाद कि कौन कौन से नए राज्य भारत संघ में शामिल हुए, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश भारत संघ में शामिल किए गए, उनको लेकर के हम इस लेक्शन के पार्ट 2 में पढ़ेंगे। आज के पार्ट 1 में हम क्या क्या पढ़ेंगे, 4 अनुच्छेद पढ़ेंगे। इसको आइए हम बारी बारी से डिस्कस करते हैं। पहला क्या है, भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक, कहां दिया गया है, अनुच्छेद 1 में यह व्यवस्था दी गई है। कहां दी गई है, अनुच्छेद 1 में यह व्यवस्था दी गई है। आइए विस्तार पर इससे चर्चा करते हैं, एक एक पॉइंट हम डिस्कस करते चलते हैं और आप लोग इसको ध्यान से पढ़ते चलिए मेरे साथ। भारत राज्यों का संघ होगा, यह कैसे हम क्लियर करेंगे। क्या भारत राज्यों का समूह नहीं है, ये सही है या फिर ये गलत है। भारत राज्यों का आखिर संघ ही क्यों है, भारत राज्यों का समूह क्यों नहीं है। इसके पीछे 2 कारण हैं। भारत राज्यों का संघ है, इसके पीछे 2 कारण बताए गए हैं दोस्तों। 2 कारण क्या है, आइए मैं आपको पहले बताता हूं। भारत राज्यों का संघ होगा अर्थात भारत, पहली चीज यदि देखें, पहली चीज क्या है, भारत का एक नाम होगा, भारत का एक नाम होगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा राज पद्धति का प्रकार होगा। एक क्या होगा, राज पद्धति का प्रकार होगा। देखिए दोस्तों, मैं आज ये जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं या जो चैप्टर पढ़ा रहा हूं, लक्ष्मीकांत मैग्रा हिल की जो किताब है उसके पैटर्न पर पूरा मैं एक एक पॉइंट आप लोगों को डिस्कस करने वाला हूं। तो बने रहिए, आपको लक्ष्मीकांत पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप चैप्टर में या वीडियो आप अच्छे से देख लेंगे तो आपको लक्ष्मीकांत किताब पलट कर देखने की जरूरत नहीं। यदि आपने 1-2 बार पढ़ लिया, नहीं समझ में आई है, तो इस वीडियो को देखने के बाद फिर आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि पढ़ेगी तो आपको बहुत आसान लगने लगेगी वह किताब। आइए देखते हैं। तो पहला क्या है, पहला है भारत क्या होगा, राज्यों का संघ को लेकर के जो 2 महत्वपूर्ण बातें रखी गई हैं, ठीक है, जो तथ्य रखे गए हैं वो कौन से हैं। पहला क्या है, भारत का एक नाम होगा। दूसरा क्या है, राज पद्धति का प्रकार होगा। तो क्या भारत का एक नाम है, नहीं, क्योंकि भारत के जो संविधान के निर्माता थे या फिर जो हमारी संविधान सभा में मेंबर थे, सदस्य थे, वो एक नाम को लेकर के मतैक नहीं थे। तो क्या किया गया, दोनों नाम को भारत संघ में शामिल कर लिया गया या स्वीकार कर लिया। एक तो परंपरागत नाम जो था वो क्या नाम था, भारत। दूसरा क्या था, इंडिया। अर्थात भारत के दोनों नामों को स्वीकार कर लिया। ये क्या था, परंपरागत नाम था। कैसा था, परंपरागत अर्थात प्राचीन नाम, और ये क्या है, आधुनिक नाम। दोनों को क्या है, स्वीकार कर लिया गया, क्योंकि हमारे संविधान निर्माता मतैक नहीं थे। दूसरा, राज पद्धति का जो प्रकार होगा, इसके लिए क्या है, भारत में संसदीय प्रणाली अपनाई गई। क्या है, संसदीय प्रणाली अपनाई गई। कैसी प्रणाली, संसदीय प्रणाली भारत में अपनाई गई, जो कि संघीय व्यवस्था की ओर इशारा करते, अर्थात कैसा, संघीय प्रणाली भी कह सकते हैं। ठीक है, एक तरीके संसदीय प्रणाली, एक तरीके संघीय प्रणाली का स्वरूप है। लेकिन भारत में जो राज पद्धति का प्रकार हो कैसा है, संघात्मक है। कैसा है, संघात्मक। कैसा है, संघात्मक।
ठीक, संघीय प्रणाली फेडरल, भारत का जो संविधान है वो तरीके से, ठीक है, किस पर आधारित है, वो संघीय प्रणाली फेडरल सिस्टम पर आधारित है। लेकिन भारत में जो राज्य व्यवस्था का प्रकार अपनाया गया वो संघात्मक है। कैसा है? संघात्मक है। ठीक है, चलिए उसके बाद ये तो हो गई अनुच्छेद 1 में इसको लेकर के। अब भारत में राज पद्धति का एक प्रकार हो गया। अब राज पद्धति का एक प्रकार हो गया, ठीक है, ये आपको पता चल गया कि भारत में राज पद्धति का जो प्रकार अपनाया गया है, संसदीय प्रणाली अपनाई गई है, जो कि संघीय प्रणाली से ली गई है या से प्रेरित है। भारत में जो सिस्टम है एक तरीके से संघात्मक है, क्योंकि राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। लेकिन ज़्यादातर जो शक्तियां हैं वो किसके पास है? संघ के पास है। इसलिए क्या है, भारत में संघीय ना होती हुए भारत संघीय प्रणाली पर आधारित है। भारत का जो संविधान सिस्टम है वो संघीय प्रणाली पर आधारित है। ठीक है, यह बात हो गई। अब भारत राज्यों का संघ है, इसको लेकर के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था? ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार यदि हम देखें, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने क्या कहा था कि भारत राज्यों का संघ क्यों है? भारत राज्यों का संघ क्यों है? इसको क्यों महत्व दिया था? इसको क्यों महत्व दिया था? अर्थात संघीय क्यों नहीं, इसको महत्व क्यों नहीं दिया, संघ को क्यों महत्व दिया? इसके लिए इन्होंने भी दो बातें रखी। पहली तो क्या है, भारत संघ एवं राज्यों के बीच में कोई समझौता, भारत संघ जो है राज्यों के बीच में कोई समझौता का परिणाम है, राज्यों के बीच में कोई समझौता का परिणाम नहीं है। अर्थात किसी समझौते के तहत, ठीक है, भारत संघ में राज्य शामिल नहीं किए गए थे। सभी राज्य जो है वो भारत संघ के हिस्से हैं, ना कि भारत संघ राज्य का हिस्सा है। इस तरीके से आप इस बात को समझ सकते हैं, किसी समझौते का परिणाम नहीं है, परिणाम नहीं है। पहली बात तो यह कही। दूसरी बात इन्होंने क्या कही कि राज्य संघ से विभक्त नहीं हो सकते हैं, राज्य संघ से विभक्त नहीं हो सकते या अलग नहीं हो सकते हैं, विभक्त नहीं हो सकते हैं। इन्होंने दो बातें रख करके भारत राज्यों का संघ को लेकर के क्या है, अपनी ठीक है स्पष्टता जाहिर की कि हम भारत राज्यों का संघ मानते हैं, ना कि संघीय। उसके पीछे इन्होंने दो कारण बताए कि भारत राज्यों का संघ है क्योंकि भारत और राज्य के बीच में कोई समझौते का परिणाम नहीं है। जो भारत संघ है और राज्यों के बीच कोई समझौते का परिणाम नहीं है, और राज्य जो है वो संघ से विभक्त नहीं होते हैं। अर्थात जो विभिन्न राज्य हैं वो प्रशासनिक सुविधा के लिए क्या है, उनको बांटा गया है या अलग किया गया है। भारत में आप देखते हैं अलग अलग राज्य हैं, वह राज्य क्यों ठीक है भारत संघ में शामिल किए गए हैं या बनाए गए हैं, भारत संघ से बनाए गए हैं, भारत संघ में बनाए गए हैं, वह इसलिए बनाए गए हैं कि प्रशासनिक सुविधा के लिए, अर्थात जो शासन है उसे अच्छे से चलाया जा सके, अर्थात लोगों को जो सुविधाएं हैं वो आसानी से मिल सके, लोगों को कल्याण के लिए क्या किया है, राज्यों, जो भारत संघ है उसको राज्यों में बांटा गया है। और राज्यों में छोटे छोटे आप देखते हैं जिले होते हैं, छोटे छोटे जिलों में क्या होते हैं, तहसील होती हैं, तहसीलों में भी क्या होते हैं, ग्राम सभाएं होती हैं, ठीक है, क्षेत्र पंचायत होते हैं। तो इस तरीके से भारत का एक जो संघीय व्यवस्था है या फिर जो भारत में राज्य जो ठीक है या जो प्रणाली है, जो ढांचा पूरा सिस्टम है, इसको इस तरीके से क्या है डिवाइड किया गया है। चलिए दोस्तों, तो यह तो हो गया पहला अनुच्छेद के तहत कि भारत राज्यों का संघ है को लेकर के बात। अब जो अनुच्छेद 1 में क्या रखा गया है, अनुच्छेद 1 के तहत भारतीय जो क्षेत्र है उसको 3 भागों में बांटा गया है। क्या 3 भागों में, एक तो राज्य क्षेत्र, एक राज्य क्षेत्र, दूसरा संघ क्षेत्र, दूसरा संघ क्षेत्र, तीसरा क्या है, अधिगृहीत क्षेत्र। तीसरा कौन सा है, अधिगृहीत क्षेत्र। अधिगृहीत क्षेत्र भारत सरकार द्वारा, ये हो जाएगा स्टेट टेरिटरी, ये हो जाएगा यूनियन टेरिटरी। स्टेट टेरिटरी, ठीक है, स्टेट
टेरिटरी, टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज या यूटी कह सकते हैं, और ये ठीक है एक्वायर्ड टेरिटरीज कह सकते हो, ठीक है, एक्वायर्ड टेरिटरीज जो भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किए जाएंगे। 3 प्रकार के क्षेत्र अनुच्छेद 1 में शामिल किए गए हैं दोस्तों, ठीक। यह आपको पता चल गया कि अनुच्छेद 1 में 3 प्रकार के भारतीय क्षेत्र को बांटा गया है। एक तो राज्य क्षेत्र, एक तो संघ क्षेत्र, तीसरे अधिग्रहित क्षेत्र जो एक्वायर्ड किए जाएंगे भारत सरकार द्वारा, ये हो जाएगा। तो ये चीज़ें हो गई। और अनुच्छेद में एक में क्या है वो मैं आपको पॉइंट वाइज बता देता हूँ। पहला तो कि भारत क्या कर सकता है, एक संप्रभु राष्ट्र होने के नाते, एक संप्रभु राष्ट्र होने के नाते क्या कर सकता है, अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत क्या कर सकता है, विदेशी क्षेत्र का क्या कर सकता है, अधिग्रहण कर सकता है। विदेशी क्षेत्र को अधिग्रहित कर सकता है। कैसे अधिग्रहित कर सकता है, कैसे? सत्तांतरण द्वारा हो सकता है, लीज के द्वारा, संधि के द्वारा, उपहार के द्वारा, या फिर व्यवसाय के द्वारा जब ऐसा क्षेत्र जहां पर कोई ठीक है मान्य शासक उस क्षेत्र को ग्रहण न किया हो, जहां पर किसी ने अपना आधिपत्य या कब्जा ना जमाया हो, उस क्षेत्र को भी भारत क्या है, भारत अपने संघ क्षेत्र में या फिर भारत अपने राज्य क्षेत्र में शामिल कर सकता है उस क्षेत्र को, उसको लेकर के इसमें बात की गई है। तो यह तो दोस्तों हो गई, ठीक है, अनुच्छेद 1 के तहत दी गई जो आपकी प्रमुख बातें थी। यह पूरा मैंने ठीक है आपको पूरा विस्तृत तरीके से बता दिया गया है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अगला जो अनुच्छेद वो कौन सा है, अनुच्छेद 2 है। इसको रब कर दूं, नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए मैं इसको रब कर देता हूं दोस्तों। कैसा लगा यह अनुच्छेद आपको? अनुच्छेद 1 पढ़ करके नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर के बताएं दोस्तों, जब ये वीडियो आप देख रहे हैं, क्योंकि जब आप ऐसी चीज़ें कमेंट करेंगे और चीज़ों के बारे में आप जो जानकारी और प्राप्त करना चाह रहे हैं, यदि अनुच्छेद 1 में कोई चीज़ छूट गई है, यदि आपको लगता है कोई कहीं थोड़ी सी त्रुटि हो गई हो मेरी तरफ से, वैसे मैंने कोशिश की है कि कोई त्रुटि ना होने पाए, यदि हो गई तो उसको भी तुरंत जाकर के कमेंट बॉक्स में आप नोट करें, जिससे आने वाले किसी वीडियो में हम इस तरह की गलती से बचें। अब बात आती है अनुच्छेद 2 की। पहला हो गया, अनुच्छेद 2 की बात आती है, जिसमें क्या है, अनुच्छेद 2 में क्या है, नए राज्यों के गठन के बारे में। किसमें? नए राज्यों के गठन के बारे में, नए राज्यों के गठन के बारे में दिया गया है दोस्तों। आइए देखते क्या है इसमें व्यवस्था। देखिए, संसद को यह शक्ति दी गई है कि संसद चाहे तो नए राज्य का निर्माण कर सकती है या उसका स्थापना कर सकती है, या फिर भारत संघ या राज्य क्षेत्र में उस क्षेत्र को शामिल कर सकती है जो पहले से भारत का अस्तित्व है या फिर जो पहले से अस्तित्व में नहीं है। सीधे मोटे तौर पे ये कह लें कि अनुच्छेद 2 में ऐसे राज्यों के गठन के बारे में है जो भारत संघ के हिस्से नहीं है, उन क्षेत्रों के बारे में दिया गया है। उन क्षेत्रों को भारत संघ या राज्य क्षेत्र में शामिल करने को लेकर के इस अनुच्छेद में संसद को शक्ति दी गई है कि वह तरह तरह के विधान या कानून या विधि बना करके नए राज्यों का गठन कर सकती है जो भारत संघ के हिस्से नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे अब इस अनुच्छेद के तहत संसद को 2 प्रकार की शक्तियां दी गई। कैसी? संसद को 2 प्रकार की शक्तियां दी गई हैं। देखिए दोस्तों, क्या है 2 प्रकार की शक्तियां दी गई हैं? 2 प्रकार की शक्तियां दी गई। कैसी? 2 प्रकार की शक्तियां। पहली जो शक्ति है कैसी है? ऐसे राज्यों के गठन के बारे में है, गठन या निर्माण के बारे में है। निर्माण के बारे में है। ऐसे नए, यहां पे लिखिए, ऐसे नए राज्यों के गठन या निर्माण के बारे में है जो
पहले से अस्तित्व में है, यही लाइन किस में लिखी है, लक्ष्मीकांत में लिखी, जो पहले से अस्तित्व में है, इसको लेकर के है। जो संसद को दूसरी शक्ति दी गई वो कौन सी है, ऐसे नए राज्यों के प्रवेश, गठन, निर्माण या स्थापना, निर्माण या स्थापना के बारे में दिया गया है दोस्तों। ठीक है, स्थापना के बारे में दिया गया है, के बारे में, जो पहले से अस्तित्व में नहीं है, जो पहले से अस्तित्व में नहीं है, जो पहले से अस्तित्व में नहीं है। ये तो हो गई दो शक्तियां किसको, संसद को दी गई, किसको, संसद को दी गई हैं कि आप ऐसे नए राज्य का निर्माण करें, आप ऐसे नए राज्यों को भारत संघ में शामिल करें जो पहले से अस्तित्व में है लेकिन उस पर अभी आपका कब्जा नहीं है, उस पर आपका आधिपत्य नहीं, तो उनको भारत संघ में मिलाइए। ठीक, दूसरी शक्ति क्या दी गई कि ऐसे राज्यों का भारत संघ में आप प्रवेश कर सकते हैं या गठन कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं जो युद्ध द्वारा, आप युद्ध द्वारा जीत सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, सत्तांतरण द्वारा भारत संघ में शामिल करना चाह रहे हैं, या फिर आप संधि द्वारा या लीज के द्वारा या उपहार के द्वारा भारत संघ में शामिल करना चाह रहे हैं, तो उनको भारत संघ में शामिल करिए। और क्योंकि अब वह पहले से अस्तित्व में, लेकिन वो पहले से अस्तित्व में नहीं होने चाहिए। यह दूसरी प्रकार की शक्ति है। यदि आपसे पूछा जाता है दोस्तों कि अनुच्छेद 2 में संसद को कितनी प्रकार की शक्ति दी गई, 2 प्रकार की शक्ति दी गई। ऐसे राज्यों के गठन या निर्माण के बारे में दिया गया जो पहले से अस्तित्व में है, ठीक है, वह पहली शक्ति होगी। दूसरी शक्ति ऐसे राज्यों के प्रवेश या गठन या निर्माण के, नए राज्यों के प्रवेश या गठन या निर्माण या स्थापना के बारे में दिया गया है जो पहले से अस्तित्व में नहीं है। नोट करके यहां एक बात लिख ले दोस्तों, अब यह अनुच्छेद जो संबंधित क्या है, नोट, इस अनुच्छेद में क्या है, इस अनुच्छेद में ऐसे नए राज्यों के निर्माण या स्थापना के बारे में दिया गया है जो भारत संघ के हिस्से नहीं है। ठीक, जो क्षेत्र भारत संघ के हिस्से नहीं है, भारत संघ के हिस्से नहीं है। ठीक है दोस्तों, हिस्से नहीं है, इसको लेकर के संसद को शक्ति दी गई। तो यह पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ठीक, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए यह हो गई, थोड़ी सी बार बार खांसी आती है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि समय ही ऐसा चल रहा है। तो पहला अनुच्छेद आपको समझ में आ गया होगा, अब उसके बाद ये दूसरा अनुच्छेद हो गया, ये भी समझ में आएगा। यदि नहीं समझ में आएगा, कोई सवाल होगा तो कमेंट बॉक्स में जाकर के दोस्तों अभी पूछिएगा। अगला अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 3 है। ठीक है, इसको रब कर दो दोस्तों। चलिए नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। जब स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो आप पॉज करके ले सकते हैं, क्योंकि यह मत सोचे कि सर रब कर रहे हैं तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। वीडियो को पॉज कर दीजिए, पॉज करके उस पर एक बार टैप कर दीजिए आप स्क्रीन पर, तो वीडियो से जो आप पॉज का बटन है वो हट जाएगा, सीधे सीधे स्क्रीन आपको दिखेगी, उस पर जो लिखा हुई चीज़ें वो आपको नजर आएंगी। अगला अनुच्छेद कौन सा है, राज्यों के पुनर्गठन को लेकर के, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। बाकी सभी हैं लेकिन यह कुछ ज़्यादा है। अनुच्छेद 3, इसमें क्या है, राज्य पुनर्गठन के बारे में है, राज्य पुनर्गठन के बारे में दिया गया, राज्य पुनर्गठन के बारे में दिया गया है दोस्तों। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स के बारे में दिया गया है, रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट। यदि पुनर्गठन नहीं समझ में आता है तो आप रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स इंग्लिश में भी लिख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अंग्रेजी में देख रहे होंगे। देखिए जो अनुच्छेद 3 में है, यहाँ पर भी सीधे सीधे संसद को ही यह शक्ति दी गई है। यहाँ पर जो संसद का है, इस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 3 के तहत संसद को ऐसी शक्तियां दी गई हैं, संसद को, ठीक है,
निम्न प्रकार की शक्तियां दी गई हैं, या ऐसी शक्तियां दी गई हैं, बता रहा हूं अभी, निम्न शक्तियां दी गई हैं, निम्न शक्तियां प्राप्त हैं, ऐसे कर सकते हैं, निम्न शक्तियां प्राप्त है किसको लेकर, राज्य पुनर्गठन को लेकर के। अब संसद क्या कर सकती है, यदि किसी राज्य का क्या कर सकता है, सीमा को कम करना हो, या किसी राज्य के क्षेत्र को अलग करना हो, या किसी नए राज्य का निर्माण करना हो किसी राज्य क्षेत्र से अलग करके, अथवा दो या दो से अधिक राज्यों के सीमा को अलग करके नए राज्य का निर्माण करना हो, या फिर किसी राज्य क्षेत्र की सीमा को घटाना हो, या फिर किसी राज्य क्षेत्र की सीमा को बढ़ाना हो, अथवा किसी राज्य क्षेत्र के नाम में किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो। ये सारे जो शक्तियां हैं, जो सभी प्रकार की शक्तियां हैं, सिर्फ संसद के पास है, ना कि राज्य विधानमंडल के पास हैं। इसको लेकर के मैं आइए एक एक चीजें आपको क्लियर कर देता हूं। जो पहली शक्ति है दोस्तों, इस अनुच्छेद के तहत पहली शक्ति क्या है कि संसद क्या कर सकती है, संसद किसी राज्य से उसका क्षेत्र अलग करके या कोई भाग अलग करके उसका क्षेत्र अलग करके नए राज्य का गठन कर सकती है। अलग करके नए राज्य का गठन कर सकती है, या दो या दो से अधिक या तो किसी एक राज्य की बात हो गई, किसी एक राज्य, चाहे तो लिख लीजिए, किसी एक राज्य से उसका क्षेत्र अलग करके नए राज्य का निर्माण करना हो, अभी इसी की बात है, या दो से अधिक राज्यों के क्षेत्र को अलग करके नए राज्य का निर्माण करना हो, अलग करके नए राज्य का निर्माण करना हो, या अभी इसी की बात हो रही, या फिर क्या करना हो, ठीक है, नए राज्य का निर्माण करना हो, अथवा आप युग और क्या कर सकते हैं, किसी राज्य क्षेत्र को मिलाकर, अर्थात किसी राज्य को सबमर्ज ही करना हो, यदि किसी राज्य क्षेत्र को मिलाकर, अब सीधे सीधे पूरे राज्य को ही खत्म करना हो, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, किसी राज्य क्षेत्र को मिलाकर नए राज्य का निर्माण करना हो, निर्माण करना हो। किस शक्ति किसको दी गई है, संसद को दी गई है दोस्तों। या तो हो गई पहली शक्ति। दूसरी शक्ति क्या है, किसी राज्य क्षेत्र की सीमा को कम करना हो, किसी राज्य क्षेत्र की सीमा को कम करने की शक्ति है, कम करने की शक्ति, ठीक है, प्राप्त है किसे, संसद को दी गई है। शक्ति किसको दी गई है, संसद को दी गई है। देखिए यहां पे अंडरलाइन पहले कर लीजिए। तीसरी शक्ति क्या है, किसी राज्य क्षेत्र की सीमा को बढ़ा सकती है। सीमा को कौन बढ़ा सकती है, सीधे संसद, राज्य नहीं बढ़ा सकता है, बढ़ा सकती है कौन, संसद। चौथी क्या शक्ति है, चौथी कौन सी शक्ति है बताओ दोस्तों, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो, किसी राज्य के क्षेत्र के नाम में क्या हो, परिवर्तन करने की शक्ति हो, अर्थात नाम बदलना हो। जैसे योगी मोदी, आप जैसे योगी जी देखते होंगे क्या करते हैं, जिलों का नाम बदलते हैं, कभी उत्तर प्रदेश का नाम नहीं बदल पाए, है ना। तो ऐसे किसी भी यदि स्टेट का नाम बदलना हो तो ये विधानमंडल के पास पावर नहीं होती है, ये किसके पास पावर होती है, सीधे सेंटर के पास पावर होती है। लेकिन ऐसा करने से पहले संसद, ये नहीं कि डायरेक्टली करवाए, संसद के ऊपर भी प्रतिबंध हैं, लेकिन प्रतिबंध सिर्फ नाम मात्र के हैं। देख लीजिए, यदि ऐसा करती है कौन, संसद, सॉरी ये हो गया आपका तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ठीक है दोस्तों, क्या हो गया, यह चौथा प्रकार हो गया। चलिए
हो गए पहले, चलिए समझ में आ गया। अब यदि संसद को ऐसा करना हो तो क्या है, संसद यहां पे कर सकते हैं, नोट करके कर सकते हैं, उपरोक्त परिवर्तन करने से पूर्व संसद को राष्ट्रपति, ये राष्ट्रपति मैं शॉर्ट में लिख दिया हूं, राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी होती है या आवश्यक है, जरूरी है या जरूरी है। ठीक, चलिए ये हो गया पहला। अब क्या करेगा, अब राष्ट्रपति के पास भी एक, ठीक है, कंडीशन रखी गई है कि राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति लिख देता हूं यहां पे, राष्ट्रपति जब भी किसी राज्य क्षेत्र की सीमा को कम किया जाएगा या, ठीक है, उसका क्या किया जाएगा, उसमें उस कम किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, उसके नाम में कोई परिवर्तन किया जाएगा, नए राज्य का गठन किया जाएगा किसी राज्य क्षेत्र को अलग करके, तो क्या करेगा, पहले संसद क्या करेगी, राष्ट्रपति को क्या संस्तुति लेगी। अब राष्ट्रपति क्या करेगा, संबंधित राज्य को वह विधेयक या क्या करेगा, वह जो अध्यादेश है उसकी, उस पर राय के लिए या उसके क्या है मत जानने के लिए उस राज्य को निश्चित समय के लिए उस अध्यादेश या विधेयक को कौन, राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल को भेजता है। अब राज्य विधानमंडल जब निश्चित समय के लिए भेजा जाएगा, राज्य विधानमंडल क्या राय देता है, क्या मत देता है, यह जानने के लिए ठीक है, जानने के लिए, तो यह जब भेजेगा राज्य अपने विधानमंडल से कि हम तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं। योगी जी जैसे कह रहे हैं कि हमारे राज्य के क्षेत्र को कम नहीं कर सकते हैं, मोदी जी यदि चाह लें, मोदी जी अर्थात राष्ट्रपति के पास यदि योगी जी भेजे कि नहीं हम अपने क्षेत्र को कम नहीं होने देंगे, अब चाहे तो राष्ट्रपति बात इनकी मान ले चाहे ना माने, अर्थात राष्ट्रपति विधानमंडल को तो उसका मत जानने के लिए अध्यादेश या विधेयक को भेजता है, लेकिन उसके मत या राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। बात समझ गए दोस्तों, ये तो हो गया विधानमंडल की बात। यदि किसी संघ क्षेत्र में कोई परिवर्तन करना हो तो उस राज्य विधानमंडल या उस संघ क्षेत्र के यदि वहां पे विधानमंडल है तो उसकी राय या फिर उसकी मत जानने की कोई आवश्यकता नहीं होती। जैसे दिल्ली के किसी क्षेत्र को केंद्र सरकार अलग करना चाहे तो संसद किसी उसके क्षेत्र को कम करना चाहे, घटाना बढ़ाना चाहे, उसके नाम में परिवर्तन करना चाहे, तो दिल्ली की जो विधानमंडल है, असेंबली है, उसमें राष्ट्रपति क्या करेगा, वहां पे कोई मत या राय जानने के लिए उस अध्यादेश या विधेयक को वहां पर नहीं भेजेगा। यह बात हो गई, ठीक है। इसके तहत तो राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति संबंधित राज्य से उसका मत या राय जानने के लिए क्या करता है, राय जानने के लिए विधेयक या अध्यादेश को विधानमंडल में भेजता है, विधानमंडल में भेजता है, वो भी निश्चित समय के लिए। क्या है, निश्चित समय के लिए भेजता है दोस्तों, ठीक है। तो यह हो गई अनुच्छेद 3 के तहत। अब देखिए, केंद्र सरकार या संसद जब भी कोई संशोधन करेगी तो यह जो संशोधन होगा अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। फिर क्या होगा, अब संसद जब भी इस प्रकार के कोई संशोधन करेगी, कोई विधेयक लेगी, तो वो एक साधारण बहुमत द्वारा या सामान्य विधायी प्रक्रिया के द्वारा वो संशोधन कर लिया जाएगा, लेकिन उसके लिए अनुच्छेद 368 के संशोधन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अर्थात संविधान में कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अनुच्छेद जो 368 है वो संविधान में संशोधन को लेकर के, संविधान के संशोधन प्रक्रिया को लेकर के है। इसके बारे में कभी फिर से चर्चा कर लेंगे, तो ये याद रखिएगा। अनुच्छेद 3 हो गया। आइए अनुच्छेद 4 पे बात करते हैं। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। आई होप आप लोगों को यह अनुच्छेद बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि यहाँ पे भी कोई आर्टिकल में कोई चीज़ छूट गई है, कोई चीज़ ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आई, तो कमेंट बॉक्स में जाइए, लिखिए और वह सवाल लिखिए, उस सवाल का जवाब हम ज़रूर देने की कोशिश करेंगे दोस्तों, क्योंकि मेरा यही पेशा है, मेरा यही काम है कि आपको संतुष्ट करूं। यदि आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो मेरा पढ़ाना बेकार है, ठीक है। अब अंतिम अनुच्छेद की बारी आ गई है, अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 क्या है, अनुच्छेद 4 में कोई खास बात नहीं है। ये 4 जो है, ठीक है, अनुच्छेद
2 एवं अनुच्छेद 3 में जो विषय दिए गए हैं, अनुच्छेद 3 में जो विषय दिए गए हैं में संशोधन या कानून या विधि कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। ठीक है, संसद को दिया गया है। किसको दिया गया है? संसद को दिया गया है दोस्तों। ठीक है, अर्थात अनुच्छेद 2 में क्या है? नए राज्यों के गठन के बारे में। अनुच्छेद 3 क्या है? राज्यों के पुनर्गठन को लेकर के है। अर्थात ये जो विषय है, इन विषयों में यदि कोई संशोधन करना है तो यह शक्ति किसको दी गई है? सीधे सीधे सेंटर को दी गई, संसद को दी गई है। अर्थात राज्य विधानमंडल के पास नहीं होगी, राज्य विधानमंडल को नहीं, राज्य विधानमंडल को यह शक्ति नहीं है। किसकी? संशोधन करने की या इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने के लिए। ठीक है, तो यह दोस्तों हो गई। यदि एक बात और यहाँ पे आपसे सवाल करते चलते हैं, और सवाल करते मैं छोड़ के चला जाता हूँ जो दूसरे पार्ट में पढ़ाएंगे। सवाल क्या है? यदि संसद या केंद्र सरकार किसी भारतीय क्षेत्र को, क्वेश्चन है, किसी भारतीय क्षेत्र को दान करना चाहती हो तो उसके लिए इसे क्या करना पड़ेगा? संविधान में संशोधन करना पड़ेगा या फिर साधारण वही जो मैंने अभी बताया अनुच्छेद 3 या 3 के तहत उसी प्रक्रिया के तहत उसे दे सकती है? यह क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों है कि जब सीमा विवाद होगा उसको लेकर के संसद क्या करेगी? किसी कानून में परिवर्तन करेगी या ठीक है साधारण विधायी प्रक्रिया के द्वारा क्या करेगी? उस सीमा विवाद को सुलझा लेगी, इसको लेकर के। ठीक है, और इससे संबंधित जो केस था उस केस के बारे में आप लोग बताइएगा वह केस क्या है, वह केस कौन सा है। ठीक है, उस केस का नाम क्या है वो भी बताइएगा। शायद आप लोगों को मालूम होगा, वह पश्चिम बंगाल से संबंधित है। ठीक है, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो कैसा लगा, यह टॉपिक कैसा लगा पढ़ करके? परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। देख लीजिएगा आपका हुनर में थोड़ा बहुत तो विकास हुई, थोड़ी हुई वृद्धि हुई कि नहीं हुई है, यह लाइन दोबारा पढ़ के देखिएगा। जब ये आप टॉपिक चारों अनुच्छेद पढ़ लिए तो आप में क्या थोड़ा बहुत परिवर्तन आया? आपको क्या यह टॉपिक और आसान लगा कि नहीं लगा? सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में जाइए, नीचे लिखिए कैसा लगा वीडियो, इसके बारे में आप ठीक है जरूर लिखें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब कर, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो यदि पसंद आया है सच में आपको तो शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर हमारे लिए 2 नए वीडियो 4 नए वीडियो और अच्छे से बनाने की ताकत देता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।